Hello friends, today the article which we are analyzing is published on Hindu June 27th. The title of the article is The Pandemic Imposes a Steep Learning Curve. It is written by Sujin Babu and Ram Ramaswamy. Again, this article is mapped in 3-point ABC, and the moment here we see that there is a paradigm shift in the education in the light of COVID-19. सो कोविड 19 सिचुएशन की वजह से एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से चेंज आ रहे हैं, ये आर्टिकल उसको एनालाइज करता है। तो हम देखते हैं कि चूंकि असेंबली में, ट्रांसपोर्ट में, इन सारी चीज़ों पे कोविड 19 की वजह से बैन लगा हुआ है, तो एजुकेशन सेक्टर में ऑनलाइन एजुकेशन का स्प्रेड हो रहा है। सभी लोग ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, not only in India but in foreign also। तो जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको लेके क्या चैलेंजेस है, पर्टिकुलरली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम देखते हैं कि इंडिया में एक अर्बन और रूरल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड है, बिकॉज नॉट ओनली अदर पैरामीटर्स में बट डिजिटली, अगर डिजिटल को मद्देनजर रखते हुए भी हम देखते हैं कि अर्बन और रूरल एरिया में डिवाइड है, क्योंकि जो रूरल एरिया है वहाँ पर उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक्सेस की कमी है और कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। और जो खासकर रूरल, जो बेसिकली जो इंटरनेट है मोस्टली इट इज़ इन इंग्लिश, तो जो एक लोकल लैंग्वेज या पर रीजनल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन की कमी है इंटरनेट में। तो हम देखते हैं कि एक डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अर्बन और रूरल एरिया में डिवाइड है। ये एक तरीके से आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन को स्प्रेड करने में चैलेंज है। फिर हम देखते हैं कि जो रिसर्च होता है जिसमें कि मोस्टली पर्सनल इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है, डिस्कशन इन्वॉल्व होता है, एक सुपरविजन इन्वॉल्व होता है। जैसे कि सपोज कोई पीएचडी कर रहा है तो उसका गाइड होगा, और वो एक जो इंटरेक्शन, सुपरविजन, डिस्कशन इज ऑल पार्ट ऑफ दैट रिसर्च। वो चीज़ अभी कोविड 19 की सिचुएशन में नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक तरीके से फेस टू फेस इंटरेक्शन में बैन लगा हुआ है और रिसर्च के लिए फंडिंग में भी कमी हो गई है। और हम देखते हैं कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है केवल कुछ सब्जेक्ट के लिए ही पॉसिबल है, जैसे और जो सब्जेक्ट जिसमें लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट होता है या एक्सपेरिमेंट के रिक्वायरमेंट होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट को ऑनलाइन एजुकेशन में के थ्रू वो सब्जेक्ट पढ़ाए नहीं जा सकती, क्योंकि उसका एक एक्सपेरिमेंटल या लेबोरेटरी कंपोनेंट भी उसमें इन्वॉल्व होता है। और ये चूंकि ऑनलाइन एजुकेशन एक सडन रिक्वायरमेंट आ गई ड्यू टू कोविड 19, तो उसकी वजह से एक लैक ऑफ ट्रेनिंग है जो एजुकेटर्स है और जो स्टूडेंट है आज उनमें भी। और वो एक हम देखते हैं कि वो ऑनलाइन एजुकेशन इज नथिंग अभी करंट सिचुएशन में, एक पुअर वीडियो प्रेजेंटेशन हो गया है जो क्लासरूम लेक्चर्स का। तो इसको लेके एक ट्रेनिंग, इसको लेके जो रिसोर्स, इसको लेके जो एक एजुकेशन या जो एक इकोसिस्टम है बनना चाहिए, वो भी चीज़ें अभी डेवलप नहीं हो पाई हैं, ट्रांजिशन में है वो। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत सारे फायदे भी हैं जो ऑथर कहता है, और इसको लेके गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म भी बनाया, जैसे एनपीटीईएल हो गया या स्वयं हो गया। इन ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से इसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। जो भी आप क्वालिटी कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट आप बनाते हो, वो आप लोकेशन इंडिपेंडेंट होता है, वो आप कहीं पर भी इंडिया के अक्रॉस आप उसको भेज सकते हो। तो एक बेसिकली एक डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, क्योंकि पहले
अगर आप एजुकेशन या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करो तो एक उसमें एलिटिस्ट कंपोनेंट रहता है कि वो सभी के लिए अवेलेबल नहीं है, सभी उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन और इस तरीके के प्लेटफॉर्म की वजह से इट इज एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरीवन बिकॉज इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इस तरीके से ये एक एजुकेशन की ओवरऑल क्वालिटी को बढ़ा रहा है। तो चूंकि हम देखते हैं कि कई सारे सब्जेक्ट जिनको ऑनलाइन कवर नहीं किया जा सकता है, दूसरा हम ये देखते हैं कि एक डिजिटल डिवाइड है। तो ऑथर का ये सजेशन है कि एक न्यू एजुकेशनल फील्ड में एक अप्रोच या एक न्यू पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए और एक न्यू पैडागोगिक अप्रोच होना चाहिए जिसमें कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ों को कवर किया जाए। मतलब सम पार्ट विच कैन बी टॉट थ्रू ऑनलाइन they should go with online and with some experimental approach which they can student can come to the laboratory and learn from there। और AI को हम यूज कर सकते हैं जिससे कि हम एजुकेशन को काफ़ी हद तक कस्टमाइज कर सकें। दूसरी चीज है कि हम जैसा कि महात्मा गांधी ने भी फोकस किया था कि बेसिकली लर्निंग आपकी सेल्फ मोटिवेटेड होनी चाहिए और सेल्फ स्टडी के थ्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगेन फोकस सेल्फ स्टडी के थ्रू आ रहा है क्योंकि मटेरियल आपको कंटेंट आपको मिल रहा है, लेकिन उन सारी चीज़ों को आपको स्टूडेंट को खुद प्रोसेस करना है। तो एक सेल्फ स्टडी का एक कंपोनेंट अगेन यहाँ पर ऑनलाइन के कॉन्टेक्स्ट ऑनलाइन एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में चॉइसेस भी है क्योंकि हम ऑनलाइन एजुकेशन को कई लैंग्वेज में इम्पार्ट करा सकते हैं। तो हम नॉट ओनली इन इंग्लिश बट इन अदर रीजनल लैंग्वेज, पर्टिकुलरली स्टूडेंट दोज हु वांट टू लर्न इन देयर ओन मदर टंग से भी आप उस एजुकेशन को इम्पार्ट करा सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑनलाइन और एजुकेशन के सर्टेन बेनिफिट भी हैं। अगर हम जो ये डिजिटल जो डिवाइड है अर्बन और रूरल एरिया के बीच में, अगर इसको हम ब्रिज कर सके और जो कस्टमाइज कर सकें जिसमें कि एक्सपेरिमेंटल या लेबोरेटरी कंपोनेंट प्लस थ्योरी पोर्शन थ्रू ऑनलाइन, इन दोनों को कम ऑप्टिमम यूटिलाइज करके हम एक न्यू पैडागोगिक पैराडाइम शिफ्ट ला सकते हैं पैडागोगिक अप्रोच में। दिस कंक्लूड माय एनालिसिस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। The title of the second article is Getting Out of the Guns, Germs and Steel Crisis. It is written by Praveen Chakravarti and again it is published on Hindu, June 27, 20. So this article is written in the context of COVID and the standoff which India is having with China, और जो एक ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के पास में किस तरीके की क्राइसिस हो रही हैं। तो एक अच्छा एग्जाम्पल लिया गया है इसमें, जैसा कि आप देखते हैं एक ऑथर ने एक बुक को कोट किया है जैसे कि गन, जर्म्स एंड स्टील, द फेथ ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सो उसी से एक एनोलॉजी लेके दिया है कि इंडिया की जो क्राइसिस है वो 3 एरिया में मोस्टली है। पहला हम देखते हैं कि वो एक मिलिट्री क्राइसिस हो रही है चाइना के साथ में। दूसरा हम देखते हैं कि कोविड-19 सिचुएशन की वजह से एक हेल्थ क्राइसिस है और तीसरा क्राइसिस ड्यू टू इकोनॉमी है। तो ये क्राइसिस, तीनों क्राइसिस एक समय में इंडिया को झेलनी पड़ रही है। तो मिलिट्री कंपोनेंट को अगर हम देखें, जो मिलिट्री क्राइसिस है वो बेसिकली ड्यू टू चाइना है और चाइना और भारत के बीच में एक
एलएसी में एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, और ये जो थ्रेट है, मिलिट्री थ्रेट है, इसको काउंटर करने के लिए वी रिक्वायर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्स। क्योंकि अगर हम देखें कि कारगिल वार जब पाकिस्तान के साथ हुआ था 1999 में, तो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो नियरली 20% शूट कर गया था फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। और जो इंडिया का डिफेंस बजट है अभी नॉर्मली, इट इज जस्ट 2% ऑफ द जीडीपी। वही अगर हम देखें तो चाइना का डिफेंस बजट जो है वो 4 टाइम्स ज्यादा है इंडिया से। तो ये जो अभी एलएसी में जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ की सिचुएशन बनी हुई है, और एक जो कॉन्फ्लिक्ट है, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है, उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रिसोर्स मिलिट्री क्षेत्र में गवर्नमेंट को लगाने पड़ेंगे, जिसकी की जो ऑथर एक्सपेक्ट करता है कि वो इन एडिशनल 1 और 2% ऑफ जीडीपी हो सकता है। मतलब 2% जीडीपी का एक्स्ट्रा हमको स्पेंड करना पड़ेगा टू डील दिस मिलिट्री क्राइसिस विथ चाइना। तो एक ये फाइनेंशियल बर्डन है जो कि कोविड-19 सिचुएशन के समय भारत को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि दैट इन्वॉल्व एडिशनल 2% ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर। सिमिलरली अगर हम हेल्थ को देखें तो हेल्थ में भारत वैसे भी काफी कम खर्च करता था, क्योंकि अगर भारत और पूरे स्टेट और सेंटर के टोटल एक्सपेंडिचर को, पब्लिक एक्सपेंडिचर को अगर देखा जाए, तो इट इज जस्ट 1.5% ऑफ द जीडीपी। जो भारत ओवरऑल पब्लिक एक्सपेंडिचर जो करता है हेल्थ में, वो केवल 1.5% ऑफ जीडीपी है। इन कंपेरिजन हम चाइना में देखते हैं इट इज अराउंड 3%, एंड इट इज इन अमेरिका इट इज 9%। तो हम ये देखते हैं कि भारत में पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्थ को लेके कितना कम है। और चूंकि कोविड-19 की सिचुएशन है, और तो इसको फाइट करने के लिए भारत को हेल्थ सेक्टर में भी काफी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 ऐसा उम्मीद किया जाता है कि इट विल टेक अनदर 2 ईयर टू सेटल डाउन। तो हमें एडिशनल 1%, एटलीस्ट 1% ऑफ जीडीपी का फाइनेंशियल रिसोर्स का एलोकेशन करना पड़ेगा हेल्थ सेक्टर में, ये टू डील विथ कोविड-19 सिचुएशन। तो अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो मिलिट्री फ्रंट के लिए हमको ऑलमोस्ट 2% ऑफ जीडीपी, हेल्थ सेक्टर के लिए 1% ऑफ जीडीपी, सो 3% ऑफ जीडीपी we have to give, we have to allocate financial resource, we have to allocate to fight in the front of military and health। ये उस इकोनॉमिक कंडीशन में हो रहा है जबकि आपके रेवेन्यू डाउन है, पूरी इकोनॉमिक कंडीशन आपकी डाउन है, ग्लोबली एक इकोनॉमिक मेल्ट डाउन है। सॉरी। तो अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट में देखें तो किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर आपको बढ़ाना है तो किस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, मतलब किस तरीके से आप अगर रिवाइवल आप कर सकते हो, तो बेसिकली 4 मेजर ड्राइवर होते हैं। एक लोगों की पीपल्स स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल ट्रेड। ये 4 जो होते हैं जो कि इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। तो इसमें जो लोगों का कंजम्पशन है दैट प्ले अ मेजर पार्ट, कि वो आपकी जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। लेकिन जो अभी इन चारों फैक्टर्स को अगर हम एनालाइज करें तो जो एक्सटर्नल ट्रेड और जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी करंट सिचुएशन में अनवायबल ऑप्शन है, ऐसा ऑथर कहता है। क्योंकि एक तरीके से डिमांड सप्लाई का में एनोमली है, क्योंकि डिमांड काफी कम हो गई है, तो उसी वजह से गुड्स की भी रिक्वायरमेंट कम हो गई है। और चूंकि डिमांड कम हो गई है तो उस डिमांड को मीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। तो ये
सिचुएशन कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में है कि हम जो इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारे पास टूल्स हैं, पर्टिकुलरली एक्सटर्नल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, ये अभी करंट सिचुएशन में अनवायबल ऑप्शन है। तो वायबल ऑप्शन क्या है? वायबल ऑप्शन ये है कि लोग कंजम्पशन करें, मतलब लोग पैसे खर्च करें और गवर्नमेंट पैसा खर्च करें। तो लोग अगर पैसा खर्च करते हैं मीन्स लोगों के पास में पैसा आना चाहिए, तो वो हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट डायरेक्ट मनी ट्रांसफर के थ्रू लोगों के हाथ में पैसा दे सकती है, जिससे कि वो स्पेंड करें, जिससे कि डिमांड बढ़े, उस हिसाब से सप्लाई बढ़े, या फिर उस तरीके से इकोनॉमिक मूवमेंट एक फिर से चालू हो। या दूसरा एक मोर मेथोडिकल ऑप्शन है कि गवर्नमेंट खुद खर्च करे। तो गवर्नमेंट को ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पर हमको 3% की इमीडिएट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, और इकोनॉमी को अगेन एक फिर से ट्रैक में लाने के लिए 5% अगेन ऑफ जीडीपी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो टोटल हमारा 5 + 3 8% ऑफ जीडीपी गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड। ये काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है जो कि बहुत शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट को स्पेंड करना है। तो ऑथर का क्वेश्चन ये करता है कि इतना ह्यूज सम गवर्नमेंट कहां से लेके आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू गवर्नमेंट का डाउन हो गया है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी डाउन चल रही है। तो आपके पास में रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि आप बारो करो मार्केट से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो जब आप मार्केट से पैसा बारो करोगे तो आपका डेट बढ़ेगा, और वो डेट की वजह से आपको प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी जो इंटरनेशनल रैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट रैंकिंग जो है, जो अलग अलग रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो रैंकिंग देती है कंट्री की, वो आपको हो सकता है कि आपको जंक कैटेगरी में डाल दें। इसकी वजह से जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर है, फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर है, वो डर के मारे आपकी कंट्री को छोड़ के जा सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि पैसा आरबीआई को बोल के पैसा प्रिंट करा सकती है, लेकिन उससे प्राइस और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। फिर दूसरा, करेंसी की स्टेबिलिटी का एक इशू होता है उससे। हो सकता है कि आप पैसा इतना मार्केट में डाल दो कि आपकी करेंसी का कोई वर्थ ही ना रहे। तो कई सारे इसमें, कोई भी ऑप्शन में कई सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्योंकि अगर इकोनॉमी को ट्रैक में लेके आना है तो गवर्नमेंट को स्पेंड करना है, गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू नहीं है तो उसे बारो करना है, बारो करना है तो उससे डेट बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा तो रैंकिंग जंक होने की चांसेस हैं। या अगर वो गवर्नमेंट प्रिंट करती है मनी, तो अगेन इन्फ्लेशन या प्राइस का बढ़ने का चांस है, या करेंसी का डिवेल्यूएशन होने का चांस है। तो ये एक प्रिकेरियस सिचुएशन गवर्नमेंट के पास में है, क्योंकि हर कोई भी ऑप्शन चुनने पर उसके इम्प्लीकेशन है। लेकिन फिर भी ऑथर ये कहता है कि हमें जंक रेटिंग के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें इमीडिएट रिक्वायरमेंट हमारी मिलिट्री, हेल्थ और इकोनॉमी को ट्रैक में लाने के लिए है। तो हमें बारो करना चाहिए, और अपनी जो रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग मिलिट्री, हेल्थ और इकोनॉमिक कंडीशन को फिर से ट्रैक में लाने की, उसके लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, और they should choose the path of borrowing to deal with this immediate requirement. So this conclude my analysis of second article. I hope this will help you to improve your understanding. Thank you.